हेलो दोस्तों, तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारा इनसाइट करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स 8 मार्च का। ठीक है, तो हम विषय सूची अंदर देख ही लेंगे। सबसे पहला टॉपिक देखिए क्या है। जीएस पेपर 1 से है। ठीक है, असम के जो 17 हैं वैष्णव मठ, इसके बारे में देखेंगे कि क्या बताया गया, क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो पहले टॉपिक में क्या दे रखा है। जो भी हमारे जैसे राजनेता होते हैं, जब भी चुनाव होते हैं विशेष रूप से, तो वो क्या करते हैं, जो 17 या फिर जिसे थान भी बोलते हैं वैष्णव मठ, इसमें आशीर्वाद लेने या फिर शंकर देव जो होते हैं उनके सद्गुणों की स्तुति करने के लिए इसके इसके अंदर जो है जाते हैं। ठीक है, 17 होता क्या है। 17 16वीं शताब्दी में जो नव वैष्णव सुधारवादी आंदोलन के भाग के रूप में निर्मित एक वैष्णव मठ है, वैष्णव मठ रूपी संस्थान है। नव वर्ष सुधारवादी आंदोलन वैष्णव संत सुधार श्रीमत शंकर देव, जो कि 1449 से 1596 द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, एक तरह का मतलब ये मठ है जहाँ पे जो जितने भी राजनेता होते हैं वो स्तुति करने के लिए जाते हैं शंकर देव की। इन 17 थानों या फिर 16वीं शताब्दी के दौरान जो पूरा असम था उसमें धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार केंद्रों के रूप में इसे स्थापित किया गया था। सत्रों में जो है संगीत होता था, जिसे बोर गीत कहते थे, नृत्य जिसे सत्या कहते थे, रंगमंच जिसे भोना कहते थे। उसके माध्यम से जो शंकर देव थे उनकी अनूठी कला के माध्यम से पूजा पद्धति प्रचार किया जाता था। ठीक है, प्रत्येक जो 17 होता था उसमें केंद्र के रूप में एक नामघर होता था जिसे उपासना कक्ष कहते थे, और इसका प्रमुख एक प्रभावशाली व्यक्ति होता था जिसे हम सत्ताधिकार कहा जाता था उस समय। 17 में साधुओं को भक्त कहा जाता था। इन्हें छोटी उम्र में ही दाखिल किया जाता था, और ये साधु जो है शामिल होने वाले सतारों की परंपरा के अनुसार ब्रह्मचारी, मतलब जो शादी वगैरह नहीं करते, अथवा गैर ब्रह्मचारी जो कर भी सकते हैं, वो हो सकते थे। ठीक है, शंकरदेव का दर्शन है क्या। तो शंकरदेव को एक शरणा नाम एक धर्मा नामक व्यक्ति के भक्ति के रूप में इनका प्रचार किया जाता था, तथा समानता और भाईचारे के आधार पर जातिगत मतभेदों, रूढ़िवादी ब्रह्मवादी रिवाजों और बलि प्रथाओं से मुक्त समाज को इसे प्रोत्साहित किया जाता था। उनका जो शिक्षाएं हैं, मूर्ति पूजा के स्थान पर प्रार्थना और जाप, मतलब किसी को जैसे मनन करते हैं ना, उस पर केंद्रित था। उनका धर्म देव और नाम, भक्त और गुरु, 4 घटकों पर इनका जो है आधारित होता था। ठीक है, तो बस इतना ही था। अगला जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 से है। अगला टॉपिक है जो जीएस पेपर 2 से दुर्लभ रोग। ठीक है, सॉरी, जीएस पेपर 3 से। ठीक है, हाल ही में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसके जो है जो दुर्लभ बीमारियाँ होती हैं, जो मतलब कभी कभार देखने को मिलते हैं, उससे पीड़ित रोगियों को जो है उपचार और चिकित्सा विकल्प प्रदान करने के लिए करने के तरीकों पर समयबद्ध समाधान खोजने हेतु एक विशिष्ट समिति का गठन जो है किया गया है। ठीक है, समिति में जो दुर्लभ बीमारियां उससे ग्रसित बच्चों की उपचार लागत के लिए क्राउड फंडिंग करने हेतु तत्काल ठोस प्रभाव देने के लिए कहा गया है। तो जैसे जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो दुर्लभ बीमारियां जैसे कि ये ड्यूचेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर हंटर सिंड्रोम, ऐसी जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनसे पीड़ित मरीजों के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए यह दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे जो इन्हें ऑर्फनेज, मतलब वो डिजीज़ भी कहा जाता है। जैसे ऑर्फनेज जो बच्चे होते हैं ना, मतलब जिनके हमें ये नहीं पता होता कि ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, ऐसी बीमारी को ऑर्फनेज डिजीज़ भी कहा जाता है। याचिका में इन दुर्लभ मरीजों से जो पीड़ित मरीज हैं उनके इलाज की अत्यधिक लागत के मद्देनज़र निर्बाध मुफ्त इलाज मुहैया कराने के लिए अदालत से सरकार को दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। डीएमडी जो है, जो हमारा ये डायचेने मस्कुलर डाई सिंड्रोम है, इसकी दशा में पीड़ित को क्या होता है, मांसपेशियां क्रमिक रूप से विकृत और कमज़ोर होती चली जाती हैं। जो हंटर सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, एक वंशानुगत दुर्लभ बीमारी है। यह ज़्यादातर लड़कों को प्रभावित करती है, और इस बीमारी की दशा में रोगी का जो शरीर होता है और जो हड्डियाँ होती है, त्वचा होती है, शिराओं और अन्य जो ऊतक होते हैं उनका निर्माण करने वाली एक प्रकार की शर्करा का विखंडन, मतलब जो शुगर होता है ना, उसका विखंडन बॉडी में नहीं हो पाता है। दुर्लभ बीमारी है क्या। इनको एक तरह से ऑर्फन डिजीज़ या फिर अनाथ बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। ये आबादी के छोटे प्रतिशत को प्रभावित करती है, और
प्राय कम लोगों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो कम लोगों में पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसके जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा मतलब मिलते नहीं हैं आसानी से। ठीक है, तो इसके लिए अब हाई कोर्ट जो है उन्होंने क्राउड फंडिंग के लिए आदेश दिया हुआ है। अधिकांश दुर्लभ रोग आनुवांशिक होते हैं, मतलब जो पीढ़ीगत जो हेरिडिटी होता है ना, जो पेरेंट्स से आते हैं वो होते हैं। किसी व्यक्ति में ये रोग कभी कभी पूरे जीवन भर मौजूद रहते हैं, भले ही इसके लक्षण तत्काल दिखाई न देते हों। भारत में पाई जाने वाली सबसे आम दुर्लभ बीमारियाँ, ठीक है, ये सब उनके नाम है जो सबसे आम दुर्लभ बीमारी जो पाई जाती है। ठीक है, देख लीजिएगा ये थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, बच्चों में प्राथमिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, ये सब देख लीजिएगा। संबंधित इसकी चिंताएं और चुनौती। इन बीमारियों के जो व्यापक रोग विज्ञान संबंधी आंकड़े होते हैं, इनको इकट्ठा करना जो है कठिन होता है। ठीक है, जिससे बीमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौती खड़ी करती हैं। इसके परिणामस्वरूप बीमारियों की व्यापकता निर्धारित करने, उपचार लागत का अनुमान लगाने और अन्य परेशानियों के साथ साथ समय पर और सही निदान करने में भी इसमें बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, दुर्लभ बीमारियां जो होती हैं उनसे संबंधित कई मामले गंभीर, पुराने और प्राणघातक भी हो सकते हैं। इन बीमारियों से ग्रसित जो कुछ मामले होते हैं उसमें प्रभावित व्यक्ति जिनके अधिकांश बच्चे होते हैं, इसमें क्या होता है, अधिकांश बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, किसी तरह के विकलांगता का शिकार भी हो जाते हैं। वर्ष 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ बीमारियों से संबंधित दर्ज किए गए नए मामलों में 50% जो है बच्चे ही थे, और ये बीमारियां 1 साल से कम आयु के जो मरीज होते हैं उनमें 35%, 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें 10%, 5 से 15 के बच्चों में सिर्फ 12% मौतों के लिए इससे जिम्मेदार भी है। भारत द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रोग्राम, मतलब प्रयास, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री है, इसने 450 दुर्लभ बीमारियों के इलाज हेतु एक राष्ट्रीय नीति जारी की है। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य क्या है, दुर्लभ बीमारियों की एक रजिस्ट्री शुरू करना, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR है, उसके द्वारा इसे तैयार किया जाएगा। इस नीति के तहत दुर्लभ बीमारियों की 3 श्रेणियां वर्गीकृत की गई है। एक बार के उपचार की जरूरत वाली बीमारियां, दीर्घकालिक किंतु सस्ते उपचार की आवश्यकता वाली बीमारियां, और थर्ड है जो महंगे एवं दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता वाली बीमारियां। ठीक है, पहली श्रेणी के जो कुछ रोग हैं जैसे ऑस्ट्रोपोरोसिस, मतलब जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर होती है, इसमें न्यून प्रतिरक्षा विकार, इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इनको शामिल किया गया पहली श्रेणी में। वित्तीय सहायता की अगर बात करें तो नीति के अनुसार एक बार के उपचार की जरूरत वाली दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना है उसके तहत 15 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। यह जो सुविधा केवल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों तक ही सीमित रहेगी। राजकीय हस्तक्षेप का अगर औचित्य देखें तो प्रत्येक नागरिक को सस्ती, दुर्लभ और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं जो है प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 21, 38 और 47 है। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के महत्व का उल्लेख किया गया है, और इस प्रकार जो राज्य होंगे वो अनुच्छेदों के गैर न्यायोचित होने का हवाला देकर इस जिम्मेदारी से पलायन नहीं कर पाएंगे इन तीनों अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। ठीक है, यद्यपि जो दवा कंपनियां उसको दुर्लभ बीमारियों के इलाज हेतु दवाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, फिर भी जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां होती हैं अपना आर्थिक हित देखती हैं, और ऑर्फन ड्रग्स जो होती हैं उनकी मांग कम होने के कारण अपनी मनमर्जी के हिसाब से इनका जो है कीमत तय करती है, रेट जो है बढ़ा देती है। इसलिए इन दवाओं की अत्यधिक कीमतों को प्रतिबंधित करने हेतु सरकार द्वारा जो है कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, विनियमन। ठीक है, उसके बाद जो है अगला टॉपिक वो भी जो है IR से है। ताइवान संबंधी अमेरिका के रुख पर चीन की जो है चेतावनी। हाल ही में जो चाइना है उनके द्वारा जो बाइडेन प्रशासन है, बिडेन जो पहले डोनाल्ड ट्रंप थे उनकी जगह आए हैं, वो पूर्व राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ताइवान के लिए जो समर्थन व्यक्त करने की खतरनाक परिपाटी थी उसको वापस लेने के लिए जो है बिडेन प्रशासन को चेतावनी दी गई है। ठीक है, चीन ने ताइवान को भी चेतावनी देते हुए कहा कि उसके जो स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया जा रहा है उसका मतलब युद्ध ही होगा। ठीक है, ताइवान जिसकी कैपिटल हांगकांग है, मतलब चाइना के बिल्कुल साइड में छोटा सा देश है। चीन लोकतांत्रिक ताइवान को अपने एक
अलग हो चुके प्रांत के रूप में देखता है, जबकि ताइवान जो है खुद को संप्रभु राज्य मानता है, जिसका एक संविधान और एक सेना है तथा निर्वाचित नेताओं द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है। चीन ताइवान संबंध अगर पृष्ठभूमि देखें तो चीन अपनी जो वन चाइना नीति है उसके जरिए ताइवान पर अपना कब्जा करना चाहता है। 1949 में चीन में 2 दशक तक जो गृह युद्ध चला था, उसके अंत में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक जो माओ त्से तुंग ने पूरे चीन पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो विरोधी राष्ट्रवादी नेता पार्टी के नेता जो थे और समर्थक जो ताइवान द्वीप था उस पर भाग गए थे, जो अपोजिशन में थे ना उनके। इसके बाद से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ताइवान को बीजिंग के अधीन लाने, जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने का भी प्रण लिया हुआ है। ठीक है। चीन जो है ताइवान का शीर्ष व्यापार भागीदार है। वर्ष 2018 के दौरान दोनों देशों के मध्य $226 बिलियन का व्यापार भी हुआ था। हालांकि ताइवान एक स्वशासित देश है और वास्तविक रूप से ये स्वतंत्र भी है, लेकिन इसने कभी भी औपचारिक रूप से चीन से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की है। एक देश दो प्रणाली, वन कंट्री वन टू सिस्टम सूत्र के तहत ताइवान अपने मामलों को खुद संचालित करता है। हांगकांग में इसी तरह की समान व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो उसकी कैपिटल है ताइवान की। ताइवान विभिन्न नामों से विश्व व्यापार संगठन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग और एशियाई विकास जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है उसका सदस्य भी है। अगर भारत ताइवान संबंध की बात करें तो कुछ खास है नहीं इनके बीच में संबंध। फिर भी यद्यपि भारत ताइवान के मध्य औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, फिर भी ताइवान और भारत विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग कर रहे हैं। भारत ने वर्ष 2010 से चीन की जो वन चाइना नीति है उसका समर्थन करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के अनुप्रवाह पर चीन द्वारा बांध परियोजना का निर्माण। ठीक है, मतलब ये पहले भी हम डिट्टो हम पढ़ चुके हैं, जनवरी या फरवरी में आया था एक आर्टिकल, फिर भी देख लेते हैं। चीन ने नई जो पंचवर्षीय योजना 21 से 25 यारलुंग जंगबो नदी के निचले अनुप्रवाह, मतलब जो बिल्कुल यहाँ से, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पे आके बॉटम पार्ट पे वो जो है ये योजना प्रारंभ कर रहा है। निचले अनुप्रवाह क्षेत्र पर पहला बांध बनाने का प्रस्ताव किया है। ब्रह्मपुत्र को भारत में प्रवेश करने से पूर्व तिब्बत में यारलुंग जंगपो के नाम से जाना जाता है वहाँ पे। ठीक है। पंचवर्षीय योजना की अन्य प्रमुख योजनाओं में तटवर्ती परमाणु ऊर्जा संयंत्र तथा विद्युत पारक्षण, मतलब जो ट्रांसमिशन होता है, प्रणालियों का निर्माण शामिल किया गया है। अगर भारत की चिंताओं की बात करें तो भारत की बांध निर्माण अति सक्रिय गतिविधि है। भारत के लिए एक चिंता का विषय है जो चाइना की बांध निर्माण अति सक्रिय गतिविधि है, क्योंकि चीन के साथ भारत का कोई द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौता नहीं है। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, जो हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी है इस पे यहाँ पे अगर बांध बना लिया उसने तो वो कंट्रोल कर सकता है, तो पानी को ज़्यादा छोड़ देगा या फिर कम कर देगा, जिससे सूखा भी आ सकता है या फिर बाढ़ भी हो सकती है। ठीक है। चीन का मानना है कि ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से उसका अरुणाचल प्रदेश पर दावा मजबूत होगा। भारत का मानना है कि तिब्बती पठार में चीन की परियोजनाएं भारत में नदी के प्रवाह को कम करने की धमकी भी है। बांध, नहरें, सिंचाई प्रणालियां युद्ध के समय अथवा शांति काल में सह तटवर्ती देशों को खिन्नता का संदेश देने हेतु जल को एक राजनीतिक हथियार में बदल सकती है, जो मतलब अगर लड़ाई चल रही है चाइना वगैरह से तो। ठीक है। नदी में प्रवाह बहुत अधिक होने पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने से मना करने पर संकट में हो जाता है। हाइड्रोलॉजिकल डाटा मतलब पानी का फ्लो ज़्यादा या कम है, ये डाटा अगर चाइना साझा नहीं करेगा बाहर से तो। चीन जो है यारलंग जंगपो, जो ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम है, उसकी धारा उत्तर की ओर मोड़ने पर भी विचार कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह में परिवर्तन करने संबंधी विचार पर चीन जो है सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करता है, क्योंकि इससे भारत के उत्तर पूर्वी मैदान इलाकों और बांग्लादेश में या तो बाढ़ से या फिर पानी की कमी से तबाही हो सकती है। ब्रह्मपुत्र का भारत के लिए महत्व की अगर बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश तीनों में 3000 किलोमीटर दूरी तक प्रवाहित होती है। भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल इसके लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत भी है। ब्रह्मपुत्र घाटी कई स्थानीय समुदायों के लिए जीवन निर्वाह में भी सहायक है। ठीक है। उसके बाद जीएस पेपर 3 से कृषि वानिकी के लिए उपमिशन योजना। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसके द्वारा वर्तमान में जारी जो कृषि वानिकी के लिए उपमिशन योजना, ठीक है, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री
इसके तहत रेशम क्षेत्र में कृषि वानिकी शुरू करने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड इसके साथ एक समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य किसानों को जो है सेरिकल्चर आधारित जो कृषि वानिकी मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके जो मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विजन उसमें योगदान करना है। यह संबंधता उत्पादकों के लिए तेजी से लाभ प्राप्त करने हेतु कृषि वानिकी में एक नया नाम जोड़ेगी और साथ ही भारत की जो प्रसिद्ध रेशम है उसकी किस्मों की उत्पादन में सहयोग करेगी। ठीक है, उसके बाद जो कृषि वानिकी के लिए उप मिशन है उसकी योजना के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति जो है 2014 की अनुशंसा के अनुरूप कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2016 से 17 में कृषि वानिकी के लिए उप मिशन जो सब मिशन और एग्रो फॉरेस्ट्री है इसको कार्यान्वित किया जा रहा है 2014 से। यह उप मिशन राष्ट्रीय संवहनीय कृषि मिशन उसके अंतर्गत लागू किया जाएगा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। भारत वर्ष 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ठीक है, इस नीति को दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री कांग्रेस में इसे लॉन्च किया गया था। वर्तमान में यह जो योजना है 20 राज्यों और 2 जो यूटी हैं उनमें लागू की जाएगी, यूनियन टेरिटरीज उनमें लागू की जा रही है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो जो SMAF है उसका उद्देश्य किसानों को जलवायु पुनरुत्थान हेतु कृषि फसलों के साथ बहुउद्देशीय पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और किसानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराना और इसके साथ ही लकड़ी आधारित और हर्बल जो उद्योग है उनके लिए फीड स्टॉक कच्चे माल की उपलब्धता में वृद्धि करना भी है। अगले जो है प्रीलिम्स परीक्षा हेतु तथ्य हैं। तो पहला टॉपिक है स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक रूप से जो चेहरा ढकने पर प्रतिबंध। हाल ही में स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक रूप से चेहरा को ढकने पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में एक जनमत संग्रह जो वो होता है ना पेबिसाइड, इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा। ठीक है, आयोजित किया गया जिससे प्लेसबिसाइड कुछ होगा, वर्ड ऐसा ही है, जिसमें कम अंतर मतलब जो लोगों को इकट्ठा करके उनकी राय ली जाती है एक जगह पे। ठीक है, जनमत संग्रह प्लेसबिसाइड ही होता है, जिसमें कम अंतर के साथ प्रतिबंध लगाने के पक्ष मतदान किया गया है। इसमें मुस्लिम जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा जो पहना जाने वाला बुर्का होता है या नकाब होता है वो भी शामिल है। ठीक है, इसका अपवाद क्या है, जो पूजा स्थल होंगे या अन्य धार्मिक स्थल होंगे उन पर पूरे चेहरे को ढकने की अनुमति दी गई है स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से और कॉर्निवल जो होता है ना, जैसे क्रिसमस कार्निवल वगैरह होते हैं, जैसे स्थानीय रीति रिवाज उनके चेहरे को ढकने की अनुमति है। पृष्ठभूमि क्या है, स्विट्जरलैंड में देश की प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली के तहत नागरिकों को अपने मामलों में सीधे तौर पर राय लेने का अधिकार है। नागरिकों को नियमित रूप से विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय या जो क्षेत्रीय जनमत संग्रह होता है प्लेसबिसाइड उसमें मतदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार प्रतिबंध जो है करने वाला अगर पहले देश की बात करें तो वो है फ्रांस। 2011 में जो है सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब प्रतिबंध करने वाला यूरोप का पहला देश था। ठीक है, मतलब पब्लिकली कोई बुर्का और नकाब नहीं लगाएगा। एमटी स्वर्ण कृष्ण जहाज के सभी महिला चालक दल ने रचा इतिहास। मतलब जो भारतीय नौवन निगम है इसमें जो जहाज था उसमें सभी महिला अधिकारियों की टीम के साथ इसे रवाना किया गया। ठीक है, महिला चालक के साथ, जो कि विश्व समुद्री इतिहास में पहली बार हुआ है। टेक भारत 2021 यह हेल्थ टेक एवं एडुटेक क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने वाली एक ई कॉन्क्लेव या फिर संगोष्ठी कार्यक्रम है। ई कॉन्क्लेव यह लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन द्वारा आयोजित ई कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण है। मैत्री सेतु का उद्घाटन तो ये कौन सी नदी पर, सबसे पहले फैनी नदी पर मैत्री सेतु पुल फैनी नदी पर बनाया गया। ये नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश, ठीक है, याद रखिएगा, उसमें भारतीय सीमा के बीच बहती है। इस पुल का निर्माण जो है राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने 133 करोड़ रुपए की लागत से किया। 9 किलोमीटर लंबा पुल है ये, जो भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। ठीक है, तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए गुड डे।